हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को समकालीन विश्व और भारत को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर का टॉपिक आज हमारा रहेगा सविनय अवज्ञा की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में देखा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई एक कारण थे, कोई एक कारण नहीं था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का। कोई एक कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था, बहुत सारा कारण था। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, कई एक तरह के कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना, उदय हुआ। तो कांग्रेस की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी और न ही इसके जन्म का कोई विशेष कारण था। कांग्रेस के जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना एवं के द्वारा हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना के लिए वे सब कारण तय हैं जिनके कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। तो यदि कांग्रेस न बनी होती तो कोई और ऐसी संस्था कांग्रेस का स्थान ले लेती, क्योंकि इसके लिए अनेक कारण उत्पन्न हो चुके थे। इसमें से प्रमुख कारण जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो गया, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत से सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। भारतीय जनता पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन का। भारतीय अपने देश को सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की तुलना में श्रेष्ठ समझने लगे थे। ये आंदोलन बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाया भारत में राष्ट्रीय भावना भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए। और इसके अलावा ब्रह्म समाज, भारतीय सामाजिक आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इसको स्थापना किए थे इन्होंने 1828 में, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसको स्थापना का उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे समाज में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ जो फैली हुई थी उसको दूर करना, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म समाज के स्थापना करने का। तो इसमें बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया ब्रह्म समाज ने। जो हमारे बीच जो कुरीतियाँ भरी हुई थी, तो वो सब के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाया। और साथ ही लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागी। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी, और उन्होंने भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। दयानंद जी पहले भारतीय थे जिन्होंने यह नारा लगाया था कि भारत भारतीयों के लिए है। ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों के अनुसार सभी धर्म सच्चे हैं, उनका यह सिद्धांत था। और इसलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही ये कार्य किया था रामकृष्ण मिशन ने। तो स्वामी विवेकानंद ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस की जो कार्य किया हुआ था, उनका मानना था कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म सच्चा है। तो इसी को अपने गुरु को, जो उनके गुरु द्वारा जो कार्य किए गए थे, उस कार्य को स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। और आपको पता होगा कि 1893 में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में 1993 में शिकागो में उन्होंने शामिल हुए थे और भाषण दिए थे वहाँ पे। और भाषण के दौरान विश्व के लोगों को यह अनुभव करा दिया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता श्रेष्ठ और अनुकरणीय है। तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय को देख रहे हैं। और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कई कारण तो ये सब बहुत सारा कारण था। 1893 में उन्होंने शिकागो में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और लोगों को यह अनुभव कराया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता श्रेष्ठ और अनुकरणीय है, भारत की एक पहचान है। तो और इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी एक अहम भूमिका निभाया भारतीय राष्ट्रीय जागरण में।
जो ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो श्रीमती बेसेंट ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को महान बताया। उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना बहुमूल्य योगदान भी दिया था। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी बहुत अहम भूमिका निभाया, लोगों पर पड़ा, और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में, देश में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में अंग्रेजी शिक्षा ने भी बहुत योगदान दिया। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं जो थी, तो अनेक भाषा के फलस्वरूप राजनीतिक जागृति उत्पन्न नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको अपना अपना भाषा से लोग अलग अलग बटे हुए थे, एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं रहे थे। तो एक जो भाषा थी अंग्रेजी शिक्षा, तो ये बहुत बड़ा भूमिका निभाया। अंग्रेजी भाषा ने इस कार्य को पूरा किया, और इस भाषा के माध्यम से हमें विदेशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई, और हमने यह जाना कि दुनिया के अन्य देश किस प्रकार स्वतंत्र हुए हैं। जैसे फ्रांस का जो स्वतंत्रता मिला, तो फ्रांस का जो नारा था, तो वह भी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, बोमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीयता के ये सभी संदेश वाहक थे, और जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की ही देन है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा अपने हित में लागू की थी, लेकिन और इसलिए उन्होंने लागू किया था ताकि वह सस्ते पढ़े लिखे बाबू मिल सके उन्हें, और साथ ही अंग्रेजी सभ्यता का विकास भी हो। लेकिन वहाँ उनको फ़ायदा हो या ना हो, उनको फ़ायदा तो हुआ ही हुआ, साथ में भारतीयों के लिए बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हो गया। अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल हुए या न हुए, फिर भी दूसरी ओर तो भारतीयों के लिए ही अंग्रेजी शिक्षा का वरदान सिद्ध हुई। तो इसके अलावा हम आपको पता होगा कि लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी जो नीति थी, वो भी अहम भूमिका निभाया भारत में राष्ट्रीय भावना के। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा भी था कि राजनीतिक प्रगति के विकास में बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो निसंदेह लिटन का शासन जो राष्ट्रीयता चेतना के लिए उत्तरदायी था। तो लिटन का समस्त शासनकाल दमनपूर्ण और भारत विरोधी रहा, और लिटन ने कई काम भी किया। बहुत सारा लिटन के द्वारा जो कार्य किया गया, जो भारतीय में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसके अलावा नौकरियों में जो भेदभाव किया गया, तो ये भी एक अहम भूमिका निभाया भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के लिए। तो जैसे कि भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने के लिए इंडियन सिविल सर्विस ICS की जो परीक्षा होती है, तो उसमें केवल इंग्लैंड में ही इस तरह का परीक्षा लिया जाता था, और इसका एज जो था, उम्र 21 वर्ष से घटा करके 1877 में 19 वर्ष कर दी गई थी। इसलिए कर दिया गया था ताकि भारतीय जो थे इसमें भाग ना ले सके, ICS ना बन सके। तो इसके बावजूद भी आपको पता होगा कि पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इन्होंने सबसे पहले ICS की प्रतियोगिता परीक्षा में को पास किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके अलावा अरविंद घोष जैसे भारतीय इस परीक्षा में सफल हो गए, तभी उन्हें पद नहीं दिया गया। सफलता के बावजूद भी उन्हें पद नहीं गया। तो इस तरह से नौकरियों में भेदभाव भी राष्ट्रीयता चेतना जागृत हुई भारतीयों में। इसके अलावा जातीय भेदभाव था, तो कई कारण था। भारत का आर्थिक शोषण था, भारतीय समाचार पत्र और साहित्य भी बहुत अहम भूमिका निभाया। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना जो की गई, तो भारतीयों में एक नया जीवन फूंक दिया था। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, हिंदू, ट्रिब्यून, ये सब जो प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका थे और साहित्य थे, अहम भूमिका निभाया। इसके अलावा विश्व में क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहा था,
तो वो भी अहम भूमिका निभाया। दूरसंचार और आवागमन के साधन, ऐतिहासिक अनुसंधान, राजनीतिक एकता, तो ये कई कारण था जो लोगों के में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए अहम भूमिका निभाया। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको पिछले वाले कड़ी से जोड़ दिए इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दिया था। और इससे पूर्व 1928 ईस्वी के मध्य सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारडोली में एक सफल सत्याग्रह किया था। सरकार को भूमि कर देने से इनकार कर दिया था। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया और उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1922 ईस्वी में, जो हिंसक हो गया था। चौरी चौरा कांड, हत्याकांड होने के बाद ये महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। तो क्योंकि महात्मा गांधी को लग रहा था कि यह आंदोलन हिंसक होते जा रहा है और इस प्रकार से इस आंदोलन को कुचलने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा ब्रिटिश सरकार को, तो इसलिए महात्मा गांधी ने ये फैसला लिया कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। हालांकि महात्मा गांधी के इस डिसीजन से कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इस डिसीजन से नाराज हुए और वे 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर के कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी के गठन कर डाला और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो इसलिए कांग्रेस को यह तरीका काफ़ी प्रभावशाली प्रतीत हुआ, किंतु आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने एक बार फिर सरकार से समझौता करने का प्रयत्न किया था और इसके लिए लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया गया जो कि जनवरी 1930 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। तो उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 12 मार्च 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। और इरविन ने इस पत्र को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। गांधी जी ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए वायसराय से भेंट करनी चाहिए, किंतु इरविन ने गांधी जी से मिलने से साफ इनकार कर दिया था। तो इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दांडी कूच के नाम से भी इसको जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी कूच। तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा और उन्होंने इस पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। तो गांधी जी ने कोई कार्य जल्दी में नहीं किया और लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं कहीं 78 मिलेगा आपको, तो 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर कूच किया उन्होंने और इसके बाद 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में पूरी कर दी गई। सरदार पटेल ने आगे आगे चलकर लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए तैयार किया। मार्ग में गांधी जी ने लोगों को बलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया।
तो लोगों में देशभक्ति का असीम उत्साह दिखाई दे रहा था। और 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के समय महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दोनों ऐसे तत्व हैं जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई थी। तो कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक तो ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। तो इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। और इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो थोड़ा आप बताइए कि अगर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, तो फिर क्या सुझाव देगा? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन क्या करेगा? क्योंकि अगर हमारे घर का कोई संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करना चाहता है, तो हमारे घर का कोई एक सदस्य या कोई एक मेंबर होना चाहिए। बाहरी वाला कोई भी सदस्य, अगर सारे सदस्य बाहर का ही रहेंगे, तो हमारे जो व्यवस्था है, जो हमारी कार्यशैली है, उसका अध्ययन क्या करके वो बताएंगे। तो इसीलिए इस आयोग को भारत के लोगों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसमें, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके, और सभी पार्टी एक मंच पर आकर के इसका विरोध किया। तो इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1930 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। और उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे और इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में तो नेहरू जी के अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता न ढूंढा और यही कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। तो नमक यात्रा, या फिर इसको नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि नमक जो था देश के सभी लोग, चाहे वो अमीर वर्ग के हों या गरीब वर्ग के हो या किसी भी वर्ग के हों, सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण था नमक। तो इसलिए महात्मा गांधी ने नमक को ही चुना सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और खत में उन्होंने, जैसा कि हम पहले बताया, कि 11 सूत्री मांग रखा था, 11 मांगों को उल्लेख किया था और इसमें से कुछ समान मांग थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक और विभिन्न तबकों के जो लोग जुड़े हुए थे उनसे भी थी। तो गांधी जी इन मांगों के लिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। तो नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी हिस्सेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को
सबसे दमनकारी पहलू बताया था। तो महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने इरविन को साफ चेतावनी दी और उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप ये हुआ कि महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। तो गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उनसे जुड़ते थे और हजारों लोग उनको सुनते थे। तो इन सभा में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया लोगों से कि अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी शांतिपूर्वक उनको कहना था कि अंग्रेजों का कहना ना माने, अंग्रेज का साथ ना दें। अंग्रेज का अगर हम साथ नहीं देंगे तो अंग्रेजी सरकार धराशायी होकर के गिर जाएगी। तो 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्हें समुद्र के पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेज का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। इसके अलावा आंदोलन इतना फैल गया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी, धरना दिया जाने लगा महिलाओं के द्वारा और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से साफ इनकार कर दिया था। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे थे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे लोग, जंगल से लकड़ियां बीनने लगे, मवेशी को जंगल में घुसाने लगे, चराने लगे आरक्षित वनों में। तो इस प्रकार से देखा गया कि लोगों के द्वारा सरकारी कानून को उल्लंघन किया जाने लगा। तो इन घटनाओं से चिंतित होकर के औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुआ। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र गाड़ियां जो थी, शस्त्र अस्त्र वाली गाड़ियां, उसको पुलिस की गोली का सामना करते हुए सड़क पर उतर गई और बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निम्र दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनकारी नीतियां को अपनाया गया आंदोलन को दमन करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से अपनी सहमति व्यक्त की थी और गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। फिर भी इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उनकी गति धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। तो लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, तो आइए देखते हैं कि सिविल नाफरमानी या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया और उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे।
तो गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलनों में सक्रिय थे, और व्यवसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में गिरती हुई कीमतों के कारण बहुत सारे लोग परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया और उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। कई बार अनिच्छुक जो इच्छुक नहीं थे वो भी सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया गया, और उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आंदोलन को वापस लेने से नाराज थे। गरीब किसान केवल लगान चुकाने में कमी नहीं चाहते थे, और उन्होंने उसमें से बहुत सारे किसान जमींदार से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा भी लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी, और इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने हुए थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं थे, किसानों और कांग्रेस के बीच, यही कारण था। व्यवसाय वर्ग की क्या स्थिति थी, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण व्यवसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं का आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यवसायिक हितों के संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यवसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, जिसको हम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया, और पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहाँ कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद जब महात्मा गांधी वापस खाली हाथ भारत लौटे, तो जब गोलमेज सम्मेलन में विफलता मिला तो उसके बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह और भी मंद पड़ गया और उन्हें उग्र गतिविधि का भय था और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे, अलग होते जा रहे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटानागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से देखा गया है कि उद्योगपतियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया
और सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घर से बाहर आती जाती थी और उन्होंने जुलूस में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, नमक भी बनाया। तो इस प्रकार से इस आंदोलन में महिलाओं के द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों की राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरत की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणाओं से प्रभावित नहीं थे, और ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था, जिसको अछूत लोगों के द्वारा अछूत माना जाता था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी हम स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी का ऐलान था। महात्मा गांधी द्वारा ये बात को कही गई। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया, और उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता यानी छुआछूत के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। तो उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर नहीं हो सकती। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया और दलित के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी वाद विवाद भी हुआ। और जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान लेती तो महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। मान ली थी तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि सभी लोग अगर एक पटरी पर नहीं आते हैं तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहेंगे, आपस में एक साथ नहीं आएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे जब अंबेडकर की बातों को ब्रिटिश सरकार ने मान ली थी उस समय। तो 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, और इसमें दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, तो इनको प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा।
भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे और इससे कई शहर में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे होना शुरू हो गए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ गया। जैसे जैसे दंगा हुआ, फासला बढ़ते गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं के प्रतिनिधित्व के सवाल पे थे और मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे, आपको पता ही होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। तो जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब प्रांत को मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा की शुरुआत कर दी, जिससे इस मुद्दों के समाधान की सारी संभावनाएं भी समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे और उनको यह भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो इस तरह की उनके मन में इस तरह का विचार बैठा हुआ था। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचक को जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया और माना जाता है कि बाद में सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान का उपज था और उन्होंने जो कहा था इस प्रकार का था। उन्होंने कहा था कि मुझे यह कहने में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उनके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत को स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है और यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अक्षम है और और अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्म और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों को भी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में सम्मिलित किया है। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग करना और सारे देश के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ करने का संकेत था और जगह जगह पर लोगों ने सरकारी कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन को गांव-गांव में नमक कानून तोड़ा गया और छात्र सरकारी स्कूल और कर्मचारी सरकारी दफ्तर को छोड़ दिए और इसके अलावा
लोग सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों को जलाया, होली जलाया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति में गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने से आंदोलन आरंभ हो गया। दिन प्रतिदिन इसका प्रभाव बढ़ता गया। बम्बई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और मद्रास में गैर कानूनी तरीके से नमक कानून बनना शुरू हो गया। दिल्ली में 1600 नारियों के शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। नारियों ने पर्दा त्याग कर, जो पर्दा प्रथा थी महिलाओं के बीच, उसका सत्याग्रह में भाग लिया। और इन सभी महिलाओं को, जबकि बहुत सारे महिलाओं को कैद में भी डाल दिया गया था। विदेशी कपड़े का बहिष्कार आशा से भी अधिक सफल रहा। मुंबई में अंग्रेज व्यापारियों की 16 मिलें बंद हो गई। भारतीय व्यापारियों की मिलें दुगनी तेजी से काम करने लगी। और धरासना में 2500 सत्याग्रहियों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई कर दी। पुलिस ने उनकी निर्ममता से पिटाई की और जिसके कारण अनेक व्यक्ति बुरी तरह से घायल भी हो गए। किसानों को कर न अदा करने का आंदोलन चलाया, किसानों के द्वारा चलाया गया। तो इस प्रकार से देखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार पुनः विराम, और फिर दोबारा जब इरविन के द्वारा महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में खाली हाथ भारत लौटते हैं, तो दोबारा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? तो सामूहिक अपनोपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। और इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। भारतीय इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अपना योगदान दिया था। तो इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों की एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। और 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। और इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। और उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का भी प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह, जो अलग अलग समूह थे, तो विभिन्न समूह के वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। लेकिन सबका मायने एक ही था, उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी। इसलिए औपनिवेशिक शासक से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। और यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। और इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में, और इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमारा भारत 1947 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। और उसी दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर में आज का टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आशा है आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।